अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले कल होने वाली ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। ऑपोजिशन रहनुमा दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने होटल इंतजामिया को कल के इवेंट की बुकिंग मनसूख न करने की सूरत में होटल मुस्तकिल बंद करने की धमकी दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा है कि हम सब कल 10 बजे यहीं इकट्ठे होंगे और उसी वक्त अगले फैसले से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया उनका भरपूर प्रेशर रहा होटल के ऊपर, होटल की इंतजामिया के ऊपर कि अगर आपने ये APC यहाँ पर होने दी, अगर आपने इनकी बुकिंग कैंसिल ना की तो आपका होटल, आपका बैंक्वेट हॉल परमानेंटली बंद कर दिया जाए। ये धमकी उन्हें दी गई। चीनी स्कैंडल से पैदा शुदा माशी बेचैनी से हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। रिटेल प्राइस हुकूमत के काबू में नहीं है और होल सेलर्स को शुगर मिल्स की जानिब से मजीद स्टॉक नहीं दिया जा रहा। इत्तलात है कि शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को पैगाम पहुंचाया है कि चीनी इंपोर्ट ना की गई तो सितंबर तक मार्केट में चीनी खत्म हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया है। देखना होगा कि वज़ीर आज़म साहब अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि शरीफ खानदान की अपनी खुद शुगर मिल्स हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब चीनी से मुताल्लिक इक़दामात करते वक्त कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देंगे? आज वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए साहब ने शुगर माफिया को लगाम डालने से पहले IPPs की मिसाल देते हुए कहा कि हमने बातचीत से कई सौ अरब बचाए हैं। इनकलाबी काम हुआ है पावर सेक्टर में। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के खजाने को फायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कस की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। पंजाब और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के बाद सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज साहब ने 9 मई के मुकदमात में गैर मुंसिफाना सलूक पर चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है। उमर अयूब साहब के खत के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार तो किया, ताहम अपोजिशन लीडर साहब की गिरफ्तारी के खदशे के बायस इस मुलाकात के ना होने के ज्यादा इम्कानात हैं। जबकि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला है। नाअहली का सामना करने वाले जमशेद दस्ती साहब की दरख्वास्त पर NA 175 में ज़िमनी इंतखाब रुकवा दिया गया है। अपोजिशन को निज़ाम अदल पर यकीन हो या ना हो, मगर जमशेद दस्ती साहब की नज़र में अदलिया का वकार ज़रूर बुलंद हुआ है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ अदलिया का वकार में इजाफा है और हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह मेरा यकीन है हमें इंसाफ मिलेगा और हम लोगों की, गरीबों की, हम इस जज्बे के साथ खिदमत करते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने बेटों की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को रद्द नहीं किया, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान की कोई भी चाल बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। कासिम खान ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सियासतदान हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। 2.5 साल से वालिद को नहीं मिला, अब मिलना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई के तनाजुर में कहना था कि हम इस वक्त सिर्फ अमरीका की तरफ देख रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त अमरीका ही वाहिद रास्ता है। अलीमा खान साहिबा का कहना है कि कासिम और सुलेमान बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। उनके पास नाइकॉप है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, अपने वालिद से क्यों ना मिले। 5 अगस्त की तहरीक पर उनका कहना था कि हम इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर नहीं होंगे, बल्कि 5 अगस्त मुलाकात का दिन और हम अपने भाई के लिए अडियाला जेल के बाहर होंगे। हम 5 तारीख को अडियाला होंगे क्योंकि अडियाला में हमारी मुलाकात का दिन है और 5 तारीख को हम सारा दिन, आपको पता है, बैठते हैं सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए। तो 5 को तो हम अपने भाई के बाहर बैठे होंगे। नाज़रीन, जहां 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस एहतजाजी तहरीक को नुक्ते अरूज पे लेके जाना है, लेकिन ऑलरेडी बताया जा रहा है कि चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है। 2 रोज़ जो अगले कल और परसों जब APC बुलाई गई है और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी के तले हम उनके ज़ेर साया एक उनकी जो लाहेमल था उसका ऐलान बाकायदा तौर पे किया जाना था। चैलेंजेस क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या है जो फेस किए जा रहे हैं? अलीमा खान साहिबा कहती हैं 5 अगस्त को मुलाकात का दिन है और हम अपने भाई के लिए उनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल जो है वो जाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, इससे मुतालिक भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और बाकायदा बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कह दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया है। लेकिन कासिम खान साहब का इंटरव्यू वो हमें क्या बता रहा है? आज सेनेटर शिबली फराज साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है। सो ये तीसरा खत है इन अ रो। 2 ऑपोजिशन लीडर्स लिख चुके हैं।
डिस्क्वालिफिकेशन से के बाद बल्कि, और डिस्क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन सामने आने से कबल जनाब बचर साहब का भी जो ख़त था चीफ जस्टिस साहब को वो भी सरफेस किया, उसके साथ साथ ही उमर अयूब साहब का ख़त सरफेस किया, और अब शिबली फराज साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? रऊफ हसन साहब has joined us in the studio, needs no introduction, senior रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Thank you. Always a pleasure to have you in the studio. Good to be back here in the studio. Very रऊफ nice. साहब, Feeling to good. begin with, let's मैं कासिम खान साहब और जो सुलेमान साहब हैं उनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से ज़रा उसके वाजे कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके आने के और वो लीड करेंगे बाकायदा तौर पर आप लोग इस एहतजाजी तहरीक को, तो उन्होंने कहा उनके लीड करने की क्या ज़रूरत है, बाप ही काफ़ी है। सो ज़रा ये बताइएगा कि ये इन अदर वर्ड्स मतलब तो वही है कि यानी कि इमरान खान साहब डज नॉट वांट हिज सन्स टू कम टू पाकिस्तान। Thank you, अलीना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके साथ आई बैक टू डिसएग्री विद योर इंटरप्रिटेशन। एक तो ये कि ये पीटीआई का मामला नहीं है, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये फैमिली का मसला है। ये फैमिली के लोगों ने मिलकर डिसाइड करना है। उनकी वालदा हैं, उनके वालिद हैं, फिर उनके अपनी बाकी जो फैमिली है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं लेंगे। वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद साहब को मिलने के लिए। 7 महीने हो गए हैं, खान साहब से उनकी बात भी नहीं करवाई गई। तो एक्चुअली ये मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा सवाल होना और चाहिए। मुलाकात भी हुई जो इमरान खान साहब ने 6 साल में एक दफा महीने से बात भी नहीं हुई उनके साथ। मुलाकात तो छोड़ दीजिए आप, तो वो तो उसका हम यहाँ लोकल लोगों को मुलाकात की इजाजत नहीं है। अब तो आपके सामने वो इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया था वो 6 साल में एक दफा मुलाकात का भी जिक्र था जी। तो वो अब फैमिली ने डिसाइड करना है। वो जब भी करेंगे। खान साहब की जो बात है, उन्होंने ये कहा था कि बाप ही काफ़ी है। दैट मीन्स कि उनको क्या है, खान साहब की बड़ी एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि ये मारूसी पार्टी नहीं है, ना बनेगी कभी। तो अगर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है कि जी उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, लेकिन वो आएंगे और जब भी आएंगे वालिद साहब को मिलेंगे। सो इमरान खान साहब कहते हैं कि बाप ही काफ़ी है, लेकिन इस वक्त तो बड़े मुश्किलात का उनको सामना है। एंड हाउ विल ही लीड अ प्रोटेस्ट कि जब वो कहते हैं मैं जेल से उसकी सरबराही कर रहा हूँ, बाहर उमर अयूब खान साहब जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब डायरेक्शन जो है वो कन्वे करेंगे सबको। आपको याद होगा वो जो हिदायत इनिशियली भी जारी हुई थी। आप लोग तो डिस्क्वालिफिकेशंस का एक वो बाकायदा तौर पे एक मौसम नज़र आ रहा है, बारिशें हो रही हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। कल लास्ट डे है जब चीफ जस्टिस साहब की दी गई जो डेडलाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगी 4 माह में। वो जो 9 मई के मुकदमात के ट्रायल्स कंप्लीट करने थे, 2 दिन के लिए आप लोग ने एपीसी बुला रखी है, तो बड़े चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए। तो एक तो एक फैसला और हुआ है कि जी अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये वो उसका प्लेटफॉर्म जो है इस एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वही करेंगे, लॉन्च करेंगे, ठीक है। और वही महमूद अचकज़ई साहब भी अनाउंस भी करेंगे आप लोग का बिल्कुल, वो सब कुछ करेंगे। पीटीआई इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द पार्टीज देयर। सो वो इत्तेहाद जो है वो प्लेटफॉर्म है, उस वहाँ से ये तहरीक जो है वो लॉन्च होगी। आखिरी खबरें आने तक जहाँ जिस होटल में हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी थी वहाँ पुलिस पहुँच गई हुई है, और वो ट्यूलिप में, और उन्होंने कहा है जी कि आप यहाँ नहीं करवा सकते ये सारा कुछ। तो वो वहाँ एक जारी है। तो होटल मैनेजमेंट ने आप लोग को कन्वे कर दिया कि आप लोग 2 रोज के लिए जो हमारे बंदों को पता चल के जगह होगा, सारा कुछ वहाँ मौजूद है, आपके साथ ही है। यहाँ आगे जाएं, वहाँ देख लीजिए। वहाँ यानी कि अब वेन्यू चेंज होगा। अब देखते हैं कि जो वेन्यू चेंज होगा तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। सो यस, मुश्किलात हैं, सारा कुछ है, लेकिन जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ हौसला भी बहुत है, और मैं हौसले पर यकीन रखने वाला बनता हूँ। लेकिन आप इसके साथ साथ ही आप उन लोगों में से भी हैं जो एक वे फॉरवर्ड के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात की हमेशा से उस पर स्ट्रेस आप देते हैं। कल खान साहब ने फिर इस बात को रिइटरेट किया, एंड आई हैव लॉस्ट काउंट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज एक्चुअली सेड इट, नो टॉक्स। वेल, आई स्टैंड बाय व्हाट आई से कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम अपना दरवाज़ा जो है डायलॉग के लिए बंद ही नहीं कर सकते हैं, और ना हमें करना चाहिए। आगे बढ़ना है, और बहुत बहुत मुश्किल मकामात आते हैं सियासी जमातों की तारीख में। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने भी अपने चांसेस शायद मिस किए हैं, जो कुछ भी की है। मैं फील करता हूँ कि डायलॉग के लिए रीडबल होनी चाहिए एफर्ट्स, और मैं आज भी वही कहता हूँ कि नागुज़ीर हैं। अगर पाकिस्तान के मामलात को ठीक करना है तो पीटीआई को और इस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन कोई इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं पार्टी में? लोग हैं पार्टी में जो बात करते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कांटेक्ट में है जी। तो कांटेक्ट में देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, लाजमी बात है कि जी बहुत से लोग हैं उसमें,
फौजी ऑफिसर्स भी हैं जो पार्टी में, सारा कुछ तो राब्ते तो हैं। तो बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की क्लियर हिदायत है कि बिल्कुल इंडल्ज नहीं करना। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा जी कि हम सियासी जो डायलॉग नहीं करेंगे, या वो हमेशा कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को मैं तो सियासी डायलॉग विद नॉन डेमोक्रेटिक, उनका जो प्रॉब्लम यह है कि अच्छा अब ये सियासी जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स में कि सियासी पावर कहाँ है, तो जहाँ है उन्हीं से बात होगी ना। वो क्योंकि सियासी हमें एंटिटीज कह रही है आप लोग की शक्ल देख रही है कि भाई हमारे पास आए, हम कुछ ना कुछ एक वे फॉरवर्ड निकाले मिलके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ बात करें, हमने भी वहीं जाना है। सारों का जो किबला है वो उसी तरफ है। वही है। तो वही व्हाट डज इट टेल अस अबाउट आवर पॉलिटिकल एंटिटीज? फिर मतलब इतने पावरलेस है, बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए। देखिए ये जो आप ये बात करने वाली है, तो इधर लेफ्ट राइट का मसला नहीं, ये बात है कि क्यों हुआ है, क्या वो मुहरकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या हमारा सियासी सिस्टम इतना है, क्या हमारे लोगों का किरदार इतना गिर चुका हुआ है कि जी हम एक अपनी एंटिटी जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सके। आज 76 साल हो चुके हुए ना, आज हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और ये है पाकिस्तान के लिए एक्चुअल बरे। इसमें मैं किसी को इंक्लूडिंग PTI मैं मुर्द इल्ज़ाम इससे मैं बरी नहीं करता हूँ। हम सब की कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इतनी सी रही होगी, अगलों की इतनी वक्त आ गया है कि सियासी कल्चर को आपको एम्बेड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सियासी लोग भी आपस में बैठे। लेकिन सियासी लोग आपस में उस वक्त बैठ सकते हैं, खान साहब तो उनको रेलेवेंट ही नहीं समझते। देखिए सियासी लोग उस वक्त बैठ सकते हैं ना जब वो सियासी बने। मैंडेट चोरी करके डाका डाल के हुकूमत में आना जो है वो सियासत नहीं है, वो सियासत के ऊपर डाका है। तो ये सियासी जमातें जब सियासी जमातें बन जाएंगी तो मैं लीड करूंगा, मैं जाऊंगा इनके साथ बैठ के बात करूंगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इनको स्टेप लेना पड़ेगा। किस तरह से कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस को लेकर फिर चलने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सियासी एंटिटीज है कि जिनके साथ आपने सियासत करनी है, मुल्क में रहना है। देखिए दो चीज़ें आती हैं इसमें, ये बड़ा फंडामेंटल सवाल है जो आपने रेस किया बेसिकली। आई विश कि हम सिर्फ इसी को डिस्कस करने के लिए बैठे होते। इस वक्त जो मुल्क की तारीख है वो जिसमें एक जो जद्दोजहद हो रही है वो सियासी पार्टीज़ के दरमियान नहीं है, वो पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी के दरमियान नहीं है, ये सियासी माइंडसेट्स के दरमियान है। अच्छा खान साहब जब हम कहते थे कि ये चोर है, चोर तो वो हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शायद हमने डील करने की कोशिश की वो मुनासिब नहीं था। वो एक तरीका ज़्यादा वाइज तरीका हमें निकालना चाहिए था उनके साथ डील करने का। वो होता है नतीजा शायद वही निकलता, शायद इससे भी बेहतर निकलता जो होता था। लेकिन उस दौर में भी यही कुछ हो रहा था ना रऊसा, मतलब हम उस विशेष साइकिल से बाहर नहीं आ रहे, ओपोनेंट्स को वही जेलों में डाला जा रहा था, केसेस बनाए जा रहे थे, फ्रिवलेस मतलब, और जो फैसले आ रहे थे वो सब्सटेंटिव केसेस थे। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे मतलब लेकिन आप लोग की हुकूमत ही के थ्रू जो है उनको बाहर जाने की भी इजाजत दी गई और सब कुछ आप लोग मैं मान रहा हूँ, कंसीड कर रहा हूँ कि जो हमने शायद जो तरीके अडॉप्ट किए शायद वो ठीक नहीं थे, लेकिन ये कि जब तक ये डाका कायम है उस वक्त तक तो इनसे बात नहीं। फिर लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूँ, आपको पता है कि हम 7 महीने के लिए इनके साथ एंगेज रहे थे, 7 हफ्ते के लिए, ठीक है। जब इन्होंने जाते ही हमने कहा, डिमांड किया जी कि हमारी खान साहब से मुलाकात तो करा दें जो नेगोशिएटिंग टीम की है, तो उन्होंने कहा जी 1 दिन की बात है। वो 1 दिन 2 दिन बने, 2 दिन 3 बने, 7वें दिन उन्होंने एक्चुअली कहा सर हम नहीं कर सकते। और उसी का जो एक अभी मैनिफेस्टेशन है कि वो कहते हैं यार आप हम ही से बात करो, हमने भी तो वही जाना है। तो ये हम ये कहते हैं, काउंटर हमारा ये है कि जी बेसिकली चूंकि पावर का बेस वो है तो वो आ जाए, लेकिन अगर वो कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, लोगों के 4 बंदे बिठाना चाहते हैं तो बिठा लें। और जबकि हमें बताया जाता है कि पावर का बेस जो है वो हमारी मुल्क की आवाम है, आवाम ताकत का सरचश्मा है। रऊफ साहब, इमरान खान साहब के बेटे के जो इंटरव्यू गुज़िश्ता रोज उन्होंने, और अमेरिका में दोनों बेटे बड़े मुतहरिक नजर आए, उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं वहाँ पर कांग्रेसमैन से, दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। कासिम खान इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, और जो पाकिस्तान में जिस तरह के ऑपरेसिव टैक्टिक्स आप लोग की पार्टी के साथ अडॉप्ट किए हुए हैं, वाकई में अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है? देखिए एक सियासी जमात होने के नाते हम किसी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे, और मैं बार बार ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि हम नहीं देख रहे। हाँ हमारा डायस्पोरा जो है जो कि प्रिडोमिनेंटली प्रो PTI है, आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एशिया में जहाँ भी जाएं डायस्पोरा वो प्रो PTI है। सो वो अपने तय जो कोशिश करते हैं वो उनकी कोशिश है, उसमें पार्टी का जो कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। कासिम और सुलेमान जो हैं वो भी जो कर रहे हैं फ्रैंकली वो पार्टी नहीं डायरेक्ट कर रही। So okay, and PTI is not aligned with what he has said. मैं ये नहीं कहता अलाइंड है या नहीं अलाइंड है, बट द पॉइंट इज दिस, ऑब्वियसली वो खान साहब के बच्चे हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे लिए बहुत अजीज हैं वो, लेकिन ये कि उनकी जो पॉलिसी है वो क्या कर रहे हैं फ्रैंकली उसमें PTI जो है एक कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, एक पार्टनर के तौर के ऊपर शरीक नहीं है। सो उन्होंने फैसला करना है कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं।
وہ مدد نہیں مانگ رہے, وہ جا کے صرف اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو دیکھیے بھیجا قید پہ رکھا گیا ہو. لیکن اگر یو ایس انٹرونشن آئے گی تو آپ تو اس کے ساتھ اس موقف کو کی تائید نہیں کریں گے. یو ایس کی انٹرونشن نہ آئی ہے پچھلے 6 مہینے سے, نہ آئے گی. آپ لوگ کو امید بھی نہیں ہے؟ نہیں بالکل, امید کیوں لگا کے رکھیں. میں نے جب آپ سے جنوری فیبری کے میرے پروگرامز نکال کے دیکھ لیے, میں نے کہا تھا کہ ہمیں امید لگانی ہی نہیں چاہیے, اور ہم نے نہیں لگائی تھی. تو کنڈیم کرتے تھے وہ یو ایس انٹرونشن جو آپ کہتے تھے 2022 میں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. تو یہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کی فیملی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور یہ ان کا جو پروگرام ہے وہ بھی اپنی فیملی جو ہے وہی فائنلائز کر رہی ہے, اس میں بھی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہی فیصلہ کریں گے. رائٹ. اینڈ بٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی امریکہ واقعی میں کوئی رول پلے کر سکے گا اگر تو فیملی بھی اس بات کی منتظر ہے؟ دیکھیے رول کس نے پلے کرا ہے الٹیمیٹلی, وہ ہم نے پلے کرنا ہے, سارے لوگوں نے. یہاں جو لوگ سال ہو گئے آپ کے لیڈر کو جیل کے اندر, رول تو نہیں پلے کر سکے. دیکھیے خان صاحب تو بے گناہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وشس قسم کا کیمپین ہے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہم نے جو آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے, لوگ پہنچ کے, دیر از نو اسپیس ایٹ آل. تو یہ اسپیس ہمیں, اب اسپیس جو چیلنج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. چیلنج ہے کہ اسپیس کیسے کریٹ کریں گے, گالی گلوچ سے ہوگی یا بات چیت سے ہوگی, بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا. اور اسپیس کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ذرا سوشل میڈیا پہ بھی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو جائیں, وہ ذرا تھوڑے, اور خان صاحب کی جو بالخصوص سٹیٹمنٹ آتی ہے. میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہوئی ہے, ماڈریٹ اپروچ ہمیشہ کاؤنٹ کرتی ہے مچ مور دین این ایکسٹریمسٹ اپروچ. ہمیں ماڈریٹ ہونا پڑے گا, ہمیں انگیج کرنا پڑے گا, جتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو ہم انگیج کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا. میں بہت اوپنلی بات اینڈ ماڈریٹ اپروچ آن بوتھ سائڈس. دیکھیے ادھر پرابلم یہ ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی, وہ تو کیپٹیو ہیں اس وقت نا, تو اب اس کا ڈاکے کے کیپٹیو ہو گئے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ آج اگر اس ملک میں اگر آپ فری الیکشن کروا دیتے ہیں نا تو خان 2/3 کیا 3/4 میجورٹی سے جیت کے آ جائے گا, لیکن اس کے بعد ان کی کائنڈ آف پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی, یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیلنج ہے ان کے لیے, اینڈ دے نو اٹ ویری ویل, اینڈ دے نو اٹ ویری ویل. اسلام آباد کی طرف غور صاحب کہتے ہیں نہیں آیا جائے گا. محمود اچکزئی صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اور آپ نے اب چیلنجز بتا دیے کہ 2 روز میں تو آپ لوگ کو یہ اے پی سی بلانے کے حوالے سے یہ بڑے زیادہ مشکلات کا سامنا پڑا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم اڈیالہ جیل جائیں گے, ہم کوئی تحریک کا ایسا, بہرحال ان کی گفتگو سے تو یہی لگا. 5 تاریخ کو میرا خیال ٹیوزڈے ہے, سو لازمی بات ہے اس دن فیملی کی میٹنگ ہے تو وہ جائیں گے. پتہ نہیں ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں ملنے دیتے ہیں. جہاں تک رہا چیلنجز کا, تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں علی نا, اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن راستے تلاش کرنے ہیں, راستہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. نکلیں گے بلا خوف کے کہ یہ اریسٹ کریں گے, پرچے بنیں گے؟ اب دیکھتے پرچے بھی بنے ہیں. دیکھیے ابھی تو تھوک کے حساب سے وہ ٹوکریوں میں بند کر کے وہ کنوکشنز دیتے جا رہے ہیں, ساروں کو ڈال رہے ہیں. ورکرز یہ تحریک کس طرح سے مطلب وہ زوروں میں آئے گی؟ اور کل بھی ہدایت ہے عمران خان صاحب کی, تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے, تاکہ پنجاب میں بھی تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے, کے پی میں دیکھیے, اب بلوچستان میں دیکھیے, اب سندھ میں دیکھیے, بہت ایجوٹیشن ہو رہا ہے. پنجاب میں بہت ایجوٹیشن ہو رہا ہے, اور پہلے کبھی نہیں اتنا ہوا جتنا کہ اب ہو رہا ہے. لیکن لیڈرز نکلیں گے باہر, نکلیں گے. چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا آج شبلی فراز صاحب نے, جو میں نے ذکر بھی کیا شروع میں, اور عمر ایوب صاحب نے بھی لکھا. لیکن عمر ایوب صاحب کو تو چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے, پر انہوں نے شاید معذرت بھی کی ہے کہ ان کو ہے بہرحال فیئرز ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے جی, تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. تو لیڈرز باہر نہیں نکلیں گے تو پھر عوام کیسے؟ نکلیں گے لیڈرز نکلیں گے. جو پلیٹ فارم جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, جو وہ اتحاد کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی نکلیں گے, سب نکلیں گے. تو وہ فرائیڈے عمر ایوب صاحب نہیں آ سکتے چیف جسٹس صاحب سے؟ عمر ایوب صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن جو انیشل انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے یہاں آئے تو پھر وہ واپس نہیں جا سکیں گے. اینڈ کین چیف جسٹس صاحب انشور سیکیورٹی؟ چیف جسٹس صاحب تو جسٹس انشور نہیں کر سکتے, وہ سیکیورٹی انشور کیا کریں گے علینا بی بی؟ پہلے وہ جسٹس تو انشور کریں. پر سر مسلسل تیسرا خط آ گیا ان کو, کسی امید سے تو آپ لوگ خط لکھ رہے ہوں گے. کوئی ضمیر ہلانے کی جھنجھوڑا ہے کہ نہیں, ان لیٹرز نے جھنجھوڑا ہے کہ جھنجھوڑا ہے, تو پھر وہ فیصلہ کریں. اب دیکھیے انہیں پتا تھا کہ سلمان صفدر صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں, انہوں نے یسٹرڈے کا وہ ان کی ڈیٹ رکھ دی. اس کے بعد ہمارے دوسرے وکیل وہاں پیش ہوئے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو اگلے ویک کے شروع میں کر دیں, وہ اس ویک کے آخر میں آ جائیں گے اور آپ نوٹسز دے دیں. انہوں نے نہ نوٹسز دیے, نہ انہوں نے اس ویک میں رکھا, انہوں نے 12 تاریخ کو رکھتے ہیں, اس دن نوٹسز کریں گے, اس کے بعد 25 کو یا اگلے مہینے میں ڈال دیں گے, سپٹمبر میں, اکتوبر میں. ایک ریلیف تو آپ کو جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ضرور ملا ہے لاہور ہائی کورٹ, دیکھتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے وہ, اس سے بھی زیادہ امید ہے. مطلب اچھا ایک پازیٹیو چیز, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دس سسٹم. دیکھیے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے یہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے اسی نہیں اب چلنا ہے, اور وہ ڈیفنس منسٹر صاحب کا بھی میں ہائبرڈ سسٹم از نیدر ڈیموکریسی نار کانسٹیٹیوشنلزم.
हाइब्रिड सिस्टम तो कुछ और होता है ना, मैं क्या उसको डिफाइन करूं? ख्वाजा साहब बैठे होते तो उनसे मैं पूछता, बताओ क्या है ये Right. हाइब्रिड आज वो सिस्टम? कह रहे हैं कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे, हमारा यही सिर्फ मौक़िफ़ है। तो हम तशद्दुद की तरफ तो रुजू कर ही नहीं रहे हैं। और आखिर में रऊफ साहब सिर्फ इतना बता दीजिए मशाल यूसुफ जई के हवाले से, चूँकि लास्ट वीक ही अलीमा खान साहिबा के भी जो रिजर्वेशंस थे इस हवाले से सामने आ चुके थे, और इमरान खान साहब ने डिस्कशंस की बात की थी, वो भी बड़ा हाईलाइट हो रहा था। ये खान साहब की तरफ से ये नाम आया? ये खान साहब का फैसला है, मुकद्दम है हमारे लिए, वही होगा। अब जो कम्युनिकेशन होती है वो हो ही नहीं रही है। अगर हम उनके साथ मिल पाएँ तो शायद अक्रॉस द टेबल बैठ के हम बात कर सकते और हैं। थर्सडेज की तो मेरे ख्याल से आप लोग ने भी कंसीड फोरगो कर दिया है कि थर्सडेज की मीटिंग जो है मेरी वो 40 बिल्कुल हफ्ते से dormant- मुलाकात नहीं हुई, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की 33 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई है। तो ये असल इशू जो है वो ये है, खान साहब के साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एंगेजमेंट जो है। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, एंड वी रियली Pleasure. होप कि चीज़ें आप लोग के लिए थोड़ी बेहतरी की तरफ। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वफाकी वजीर खजाना इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मिफ्ता साहब, ये आपकी 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आपने बड़ी वजाहत की। ऑन दी अदर हैंड हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी सुना अनुशा रहमान साहिबा को, तारिक फजल चौधरी साहब को। ये आपके ख्याल में कोर रीज़न क्या है? क्योंकि माजरा तो 2-3 साल पहले का कोट किया जा रहा है, बट इस फ्रंटल अटैक का बाकायदा तौर पे इसके पीछे वजूहात आपको क्या समझ आती हैं? देखिए, ये मामला 3 साल पुराना है, और उस प्रोग्राम को जो उस साल बढ़ा था 4 अरब से 4.8 अरब से 20.6 अरब किया गया था, वो मेरे वजीर बनने से पहले का बढ़ा हुआ था, और वो कभी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता होती है कि भाई इंटरनल प्रोग्राम्स कितने होते हैं। हम एक एनवेलप डिसाइड करते हैं, उसके अगले साल भी बढ़ा है 15 अरब रुपया, मेरे साल बढ़ा है 15 अरब रुपया, उसके बाद साल। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये बात हुई थी कि ये पायलट प्रोग्राम है 2019 में, और उसके बाद 2 साल पायलट करने के बाद इसको एक्सपेंशन करेंगे, और मार्च 2022 में ये बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं कि जिसके तहत इन्होंने नेशनल राइट किया है। तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, और ना मैं बिस्क को कोई माल बेचता हूँ। मैं माल अगर जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के टेंडर्स में हम हिस्सा लेते हैं, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं। तो मेरा कोई इसमें वो नहीं था, ना मुझे इस बारे में कुछ इल्म भी था। आई रियली डिड नॉट नो। फिर अब जुलाई अगस्त 2 महीने तो मैं वजीर हूँ, सितंबर में तो मैं हटा दिया गया। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अचानक इनको इनको कोई बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी याद आई। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुझे वो करना चाह रहे थे, वो क्या कहते हैं, गैस वो जरा सा पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि मिफ्ता साहब ने ये हुआ है वो हुआ। आई डोंट नो क्या मंतक थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे कुछ बहुत ज्यादा इनको वो मिला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्स हमारे साथ हैं। तो आई डोंट थिंक कि पीपल थिंक कि मिफ्ता ने कोई बेईमानी करी है। सो आपने जिस तरह से कहा कि यानी कि आप टोटली ये जो BISP के लेआउट से मुतालिक जो अफेयर्स थे उससे लाइल थे, आपके नॉलेज में नहीं था, दैट कुड हैव अगेन रेज्ड अ रेड फ्लैग बैक देन। नहीं, देखें, BISP का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बहुत इंटरेस्ट होता है कि आप उसको बढ़ाएं। At the level of the finance ministry, you decide on the total envelope. ये मेरे जमाने में भी हुआ है, बाद में भी हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं था कि हमको ये पता होती है फाइनेंस मिनिस्टर को कि इन सब प्रोग्राम्स कितने के होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को ये पता होती है, मिनिस्ट्री को ये पता होती है कि टोटल प्रोग्राम की वो कितनी होती है। हम जब बिजली को भी महकमे को पैसे देते हैं तो वो हमको पता होती है हम इतने पैसे दे रहे हैं, 900 अरब रुपए। अब वो किस तरह बांटते हैं वो उनकी मर्जी है। हम रेलवेज दे रहे होते हैं 40 अरब रुपए एक तरफ, और इस साल मिसाल के तौर पर रेलवेज को 109 अरब रुपए मिले, कुछ PSDP के इंतजाम में और कुछ करंट एक्सपेंडिचर्स में। अब हमें नहीं पता कि वो अपने 42 अरब रुपए में से वो किस तरह बांटते हैं। सिमिलरली जो 400 अरब रुपया हमने दिया था और जो इस साल 700 अरब रुपया हो गया है, वी डोंट रियली नो, फाइनेंस मिनिस्टर्स डोंट रियली नो कि किस तरह होता है। बट वी नो कि IMF का, वर्ल्ड बैंक का बड़ा इंटरेस्ट होता है। बिस्क का एक अपना इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो इसकी प्रायोरिटी सेट करता है। एंड बिस्क के बोर्ड ने ये 2019 में फैसला किया हुआ था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू लेना है। तो इट रियली हैड नथिंग टू डू विद इट। आई एक्चुअली हैड नो नोशन ऑफ दिस कि ये क्या होता है। और 2019 में तो आप अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते कि आप तो खुद ज़ेर-ए-ताब थे उस वक्त की हुकूमत के। उस तरह तो मैं जेल में था जब ये फैसला हुआ। सो माय इन्फ्लुएंस वाज क्वाइट लिमिटेड। राइट, बट मिफ्ता साहब, आज अंसार अब्बासी साहब ने अब जो ये पूरा चीनी का भी मामला जिस तरह से सरफेस किया है, मैं उस पर भी आपका ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं कि शुगर इंपोर्ट जो हम अब करने जा रहे हैं
ड्यूटी पर छूट दे दी गई है, IMF को भी हमने नाराज किया, IMF क्लियरली वाज नॉट ओके विद इट। क्या इम्पैक्ट आपको पहले तो इसका नजर आ रहा है? देखिए, अंसार अब्बासी साहब ने जो मुझसे बात की, उन्होंने कहा मफ्ता भाई बताइए कि क्या हुआ था। तो मैंने कहा मेरे ज़माने में तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मना कर दिया था, एंड उस वक्त भी इनके ऊपर प्रेशर था, लोग मिलते थे। इन्होंने मुझे प्राइवेटली कह दिया था कि मुफ्ता नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कहा, ठीक है सर, आप जब मेरे पास बात आएगी, मैं तो ECC में होता हूँ। तो पहले, उससे पहले उन्होंने फिर तारिक बशीर चीमा साहब को लगाया था एज चेयरमैन ऑफ, उस जमाने में शुगर एडवाइजरी कमेटी थी। हाँ। और तारिक चीमा साहब ने कहा कि ये जो नंबर आपने मुझे दिए हैं शुगर कमिश्नर के और इंडस्ट्री के, मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे आप जो कमिश्नर्स होते हैं एरिया के, डिस्ट्रिक्ट्स के, डिविजन्स के, उनसे भी नंबर वेरीफाई करें और फिर चीफ सेक्रेटरी हर सूबे का लिख के दे कि ये नंबर वेरीफाइड है, उसके बाद मैं मानूंगा। वो इतनी लंबी एक्सरसाइज होती है कि फिर टाइम निकल गया। जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि एक्सपोर्ट ना हो, वो नहीं हुआ। सो आई डिडंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त कोई ग्रीड पे कर रहे थे। और मैंने यह भी लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुझे कहा भी था कि शुगर इंडस्ट्री पे तो सुपर टैक्स लगा ले, और मैं तो सुपर टैक्स के खिलाफ था, लेकिन कहा वो प्राइम मिनिस्टर से। सो आई डोंट थिंक कि उस वक्त ये इनका इरादा था। इस बार ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होगी तो ही आगे बढ़ा है ना, वरना तो मामला कैसे बढ़ता है। सो अंसार अब्बासी साहब ने बिल्कुल आपकी ये पूरी बात जो है वो कोट की है, लेकिन मिफ्ता साहब आपको क्या नजर आ रहा है? अब वो वजीर आजम जो अंसार अब्बासी साहब भी अपनी स्टोरी में ये भी कोट कर रहे हैं, जिनके अपने खानदान चीनी की सनत से पुरानी एक वाबस्तगी रखते हैं, वो अगर इस चीनी माफिया के खिलाफ और उनके साथ जो है वो टक्कर लेने का अगर फैसला करें तो कुछ उसमें हासिल हो सकेगा? अब ये तो क्या पता। देखिए, एक चीज तो ये है ना कि मेरा ये ख्याल है कि ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना अलीना। आपको पता है कि 2019 में भी ये खान साहब के जमाने में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। हर 2 साल बाद, 3 साल बाद ये कोई ना कोई कहानी आती है कि चीनी के साथ ये हो गया, या कभी गंदम के साथ ये हो गया। तो हुकूमत को रही इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए, और हुकूमत को तो जो है वो इसको खोल देना चाहिए कि तुम बेचो, खरीदो। सो आपके ख्याल में कुछ हो नहीं सकता? इसी तरह से अगले दहाइयों में भी हमें यही किस्म के फैसले नजर आएंगे, और जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अगरचे नियत ठीक हो, लेकिन वो प्राइवेटली अगर आपको कन्वे कर रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उस साल तो नहीं हुआ ना जब इन्होंने प्राइवेटली मना कर दिया था, तो फिर उस साल तो नहीं हुआ, इस साल हुआ है। मैं ये कह रहा था आपसे कि देखिए, किसी भी इंडस्ट्री का, नॉट जस्ट शुगर इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का जो पावर होता है या जो लॉबिंग एफर्ट होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है कंज्यूमर्स, चाहे वो, और ये रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं वो अक्सर रेगुलेटरी कैप्चर हो जाती हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो नेपरा को कैप्चर कर लेती हैं, या गैस कंपनीज जो है वो ओगरा को कैप्चर कर लेती हैं, या शुगर इंडस्ट्री जो है ये दूसरी कमेटीज को कैप्चर कर लेती हैं। जाहिर है कि आप देखें ना, जो कमेटी के मेंबरान हैं वो शुगर मिल मालकान से मिलते हैं, वो चीनी के सारिफ से तो नहीं मिलते, या चीनी के किसान से तो नहीं मिलते, तो गन्ने के किसान से। तो इसलिए बेहतर यह है कि हुकूमत को इस बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ओवर बिलिंग की हवाले से भी जो 244 बिलियन तक का हमने अगेन सारे कंज्यूमर ने जो है इसको भुगता है, आपको लगता है कि मतलब इसके लिए कोई किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? और आपकी पार्टी के कन्वीनर शायद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से जोर देते आए हैं ओवर द टाइम कि एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, ये जिस किस्म के इकदाम अभी लिए जा रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी हम इसके इम्पैक्ट पे बात कर रहे होंगे, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर रहे होंगे। नहीं, 10 साल बाद कोई और क्राइसिस आ गए होंगे, इस पे बात नहीं कर रहे हो। Which is unfortunate. It is what it is. देखें, जो बिजली की जो चोरी है ना, उसके अंदर ये होता है कि ये कोई पहला साल नहीं है, ये हर साल, ठीक है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं वो इसकी बहुत ज्यादा मास्टर होती है कि जब आपको प्रेशर देती है हुकूमत इनको कि यार हम तुमको इतने की बिजली बेच रहे हैं 50 अरब रुपए की, तुम 50 अरब दाओ, तो क्योंकि हर सारिफ से पैसे नहीं ले सकते, हर इंडस्ट्री से पैसे नहीं ले सकते, तो फिर किसी सारिफ को ओवर बिलिंग कर जाते हैं। ये जो है ये मिनिस्टेरियल लेवल पे नहीं हो रहा होता, ये नीचे के लेवल पे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेवल पे, लाइनमैन के लेवल पे, उधर और मैनेजर्स के लेवल पे हो रहा होता है। और ये अक्सर मेरे ख्याल से CPPA वालों को ये पता होती है क्या हो रहा है। मेरी तो इसमें इतनी सी दरख्वास्त है, थी और है, कि अगर ये आप नंबर समझते हैं कि गलत है ऑडिटर जनरल का, तो उसको कंटेस्ट करें। अगर ये नंबर ठीक है कि ये नंबर ठीक है, तो फिर जिन सारिफ के ओवर बिलिंग हुई है उन सारिफ को आप क्रेडिट दे दें। मतलब कोई आप किसी को ना निकालें, किसी को ना सजा दें, किसी को ना शर्मिंदा करें। आप कहेंगे यार 244 अरब रुपया हमने आपसे ज्यादा ले लिया है, अहमद साहब हमने आपसे 20,000 रुपये ज्यादा ले लिया है, हम आपको 20,000 का क्रेडिट दे रहे हैं,
हामिद साहब हमने आपसे 80,000 रुपए ज्यादा ले लिया है, हम आपको 80,000 का क्रेडिट देते हैं, और उसके बिल में उसको क्रेडिट देते हैं, अगले साल उसको फायदा हो जाएगा। राइट। मिफ्ता साहब ये ज़रूर बताइए कि जितना कुछ हमें बताया गया, इवन क्रिप्टो के भी हवाले से कि जी मुल्क की मईशत को वो बहुत आगे लेके चले जाएंगे हम इसके थ्रू भी, और जिस किस्म की चीज़ें फिर सरफेस की है, आपको पता है, आपने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया था, सियासतदान के जो साहबजादे का, और बल्कि सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब भी उस पर बार बार जो है वो उसकी गुफ्तगू, उसकी बात कर रहे हैं। ये तमाम मामला जो हैं ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? और अगेन बात अकाउंटेबिलिटी की आती है, क्या हम इस किस्म के इकदामात से, और जो हुकूमत की नीयत, जहां पर आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल कबल, तो अगर आप कहते हैं कि वो पैसे की लालच उनको नहीं थी, तो क्या वो अच्छी नीयत के साथ मुल्क को वाकई आगे लेकर बढ़ रहे हैं? देखिए, ये मैं ना सिर्फ शहबाज शरीफ के बारे में कहता हूँ, बल्कि हर सियासी लीडर के बारे में और हर लीडर के बारे में कहता हूँ। पाकिस्तान में जो भी लीडर होता है उसकी नीयत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन नीयत से क्या करना है, ठीक है, हमने तो रिजल्ट्स देखने हैं। मैं नहीं कहता हूँ खुदा न खास्ता कि किसी की इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, किसी की नीयत पे मैं कौन सा वो हूँ कि मुझे कोई गैब का इल्म या नीयत का इल्म तो नहीं है, मैं क्यों किसी की नीयत को बुरा दूँ। आई एम श्योर कि सबकी नीयत अच्छी होती है। क्रिप्टो पे देखें, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र भी नहीं किया है, ये पता नहीं क्यों इस तरह मंसूब हो गई है। नदीम मलिक साहब से मैं एक मरतबा बात कर रहा था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, जिसमें मैंने कहा था कि हाँ मैंने सुना है। क्रिप्टो पे जो एक्चुअल पॉलिसी है, देखें, जो टू द एक्सटेंट कि इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल बनाई, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। आई डिडंट लाइक जो इन्होंने एडवाइजर हायर किया है। जो क्रिप्टो में साहब आपने रखे हुए हैं, बिलाल बिन साकिब, आई डोंट नो हिम, बट आई सी हिज पिक्चर्स इन व्हाइट हाउस एंड अदर प्लेसेस, और वो लड़का जो है वो दुनिया भर को जानता है, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब, एंड आई थिंक इसका हमको फॉरेन पॉलिसी का फायदा भी हो रहा है, एंड दैट्स प्रीटी गुड। इन्होंने रेगुलेट किया है स्टेट बैंक ने, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। सॉरी, अथॉरिटी ने रेगुलेशन वो दिए, दैट्स वेरी गुड, उसको रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो आ गया है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो उसको भी माय एज वेल रेगुलेट, और स्टेट बैंक को अपनी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए ये जो पाकिस्तानी बैंक्स वगैरह हैं उनको आपको बड़ा वार्न करना पड़ेगा कि डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच इनटू दिस। जो मेरी इस्तदा है, जो मेरी जो रिक्वेस्ट है, वो दो हैं कि एक, हुकूमत पाकिस्तान को कोई भी क्रिप्टो के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना हुकूमत पाकिस्तान को खुद इस माइनिंग करना चाहिए। अगर कोई बाहर की कंपनी आती है या पाकिस्तानी कंपनी कहती है कि हमें बिजली बेचो, हम माइनिंग करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप उसको बिजली बेचें, हमारे को बिजली को वैसे भी बेचना जरूरी है। वो माइनिंग करे, उसके नसीब है, वो प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट करे, नुकसान करता है वो नुकसान करेगी। हुकूमत पाकिस्तान शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ क्रिप्टो, दैट्स ऑल। राइट। एंड मिफ्ता साहब, आखिर में आपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, तो आपने एक और पेंडोरास बॉक्स जो है वो खोल दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं ये समझता हूँ कि अब देखें, सियासत में है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस किस्म की पर्सनल झूठे एलिगेशन वाली सियासत हो, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं ये समझता हूँ कि मेरा माजी जो है और मेरा जो किरदार है वो दागदार नहीं है, तो आई विल हैप्पी टू डिफेंड। मैंने तो ये कहा है, और शाहिद साहब ने भी कहा है कि मुझको और शाहिद भाई को फिर एक मरतबा नैब में ये केस भेज दें। आई एम परफेक्टली ओके इफ दे गिव इट टू नैब, आई एम हैप्पी टू डिफेंड माय कंडक्ट। बट मिफ्ता साहब, वजीर इत्तलात अता तारक साहब ने उसी दिन कहा था कि मिफ्ता साहब को शायद मुल्क की मईशत या माशी तरक्की हजम नहीं हो रही। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। मिफ्ता साहब कैन नॉट बी अ बिग स्टेक होल्डर इन द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड देन नॉट लाइक ठीक है। अगर मैं कहीं कंफ्लिक्टेड हूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट इज आई एम कंफ्लिक्टेड विद द पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अगर पाकिस्तान प्रॉस्पेरस होता है तो मिफ्ता इस्माइल बिकम्स इवन मोर प्रॉस्पेरस। इफ अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती होती है तो मेरी कंपनी को 4 पैसे बचेंगे। अगर पाकिस्तान में गैस सस्ती होती है, मेरी कंपनी को 4 पैसे बचेंगे। पाकिस्तान में एवरेज पाकिस्तानी की इनकम बढ़ जाती है, वो अपने बच्चे को 4 पैसे देगा तो मेरा बिस्किट ज्यादा बिकेगा। एब्सोल्युटली। तो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ तो फिर नहीं होना। पाकिस्तान अच्छा होता है, जितना पाकिस्तान अमीर होता है, मेरे लिए वो बेहतर है। फायदा है आपके लिए, बिल्कुल। मिफ्ता साहब, जाते जाते कल के रोज और 2 रोजा ये एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म और उसी के अम्ब्रेला के अंडर। आपको लगता है तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो इकट्ठे होकर इसको एक इफेक्टिव एक रोल प्ले कर सकेंगी? और आज के हालात में जहाँ पर एक पार्टी अपोजिशन की बहरहाल वो ज़ेर अताब ज़रूर नजर आती है, बट आपने भी बड़ा खमियाजा माजी में भुगता है। देखिए, ये बात जो आपने की ना, ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी इज परफेक्ट एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज प्लेड
some has made mistakes. खान साहब की पार्टी ने भी, मैं और शाहिद साहब तो जेल में गए थे बगैर गुनाह के, और बहुत सारे और लोग भी गए थे। मरियम तो कोई हुकूमत की हैसियत नहीं थी मिसाल के तौर पर। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा दूध में नहाए हुए कोई भी नहीं है, और थोड़ा सा बैठ के अगर कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जीरो सम गेम हो गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि मुस्लिम लीग का फायदा पीटीआई का नुकसान, पीटीआई का फायदा मुस्लिम लीग का नुकसान। और अगर हम थोड़ी सी अपनी सियासत को बदल लें तो ये पाकिस्तान का फायदा होगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर दें, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि यार टेम्परेचर लो हो जाए, थोड़ी सी नॉर्मल सियासत बहाल हो जाए, जिसमें हम एक दूसरे के पॉलिसीज के बारे में बयान दें, लेकिन एक दूसरे की जातियात पे ना जाएं, गाली गलौज ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। ये जो हो रहा है तो ये बेहतरी आ जाएगी। इसमें पीटीआई के लिए भी बेहतरी है, मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतरी, और खास तौर पर जो मुझे इंटरेस्ट है कि मुस्लिम लीग और पीटीआई में तो इतना नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। बट आपको लगता है आने वाले दिनों में टेम्परेचर ये लो होंगे या मजीद रेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कभी ना कभी तो लो होंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब जंग करते हैं उसके बाद भी फोन पे बात कर लेते हैं। इसराइल और गजा के अंदर इसराइल ने जितनी भी सख्तियां की हैं, जितने भी लोग मारे हैं, जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी बात तो होती है। तो कोई वो तो नहीं है कि पीटीआई भी और मुस्लिम लीग भी और ये आपस में बात ना करें। बात तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। 5 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए, 20 साल निकल जाए, कि पाकिस्तान इस तरह तो नहीं लेके जब बैठेंगे। राइट, बट मिफ्ता साहब, आप वो एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स की जो सिचुएशन है उससे आप कंपेयर करें हमारे लोकल जो मकामी जो मामलात चल रहे हैं, जहाँ पर एक पार्टी बहरहाल नजर आता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन से सिलसिला है, और जिसका मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो मिसाल ये दे रहा था कि जब हम एक मोर्टल एनिमी हैं जिसने हमारे मुल्क में आके इधर मतलब बम मारे, फिर उसके बाद हमारे मसाजिद को शहीद किया, उसके बाद हमने उनके जहाज गिरा दिए, जिसका आज तक वो मोदी साहब जो हैं वो परेशान हैं, उसकी वजह से उनकी असेंबली में गुफ्तगू हो रही है। और आज तो अमेरिका ने 25% इनके ऊपर ड्यूटी लगा दी। अल्लाह करे पाकिस्तान के ऊपर 10% ही हो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हम हिंदुस्तान से भी बात कर लेते हैं तो ये तो आपस में मुस्लिम लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो कभी हम भी तुम भी थे आशिक, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही डार साहब खुद कहते हैं कि भारत जो है उसके साथ बिल्कुल हम कोऑपरेट करेंगे, चाहे बिलावल भुट्टो हो, दीगर जो है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब फॉर योर टाइम, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।